Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। डिसजॉइंट सब स्पेस समझते क्या है। तो मान लो कोई दो सब स्पेसेस हैं, है ना, W1 और W2 किसी वेक्टर स्पेस V में। अब अगर इन दोनों सब स्पेसेस का जो इंटरसेक्शन है वो जीरो हो जाए, यानी कि जीरो वेक्टर ही दोनों में कॉमन हो, तो हम इन दोनों सब स्पेसेस को कहेंगे ये डिसजॉइंट है। ओके। वैसे जब हम सेट की बात करते हैं, सेट डिसजॉइंट तब होता है जब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि सब स्पेस है तो जीरो वेक्टर तो बिलोंग करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि जीरो प्लस का आइडेंटिटी है। इसलिए डिसजॉइंट सब स्पेस किसे बोलेंगे, जब जब क्या हो, इसमें केवल जीरो वेक्टर कॉमन हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट कहा जाएगा। ठीक है। देन इसके आगे चलते हैं, डायरेक्ट सम समझते हैं। दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम क्या होता है। तो डायरेक्ट सम की बात जब हम करेंगे दो सब स्पेसेस की, तो कहेंगे मान लो V कोई वेक्टर स्पेस है और इसका कोई सब स्पेस है W1 एंड W2। तो इनका जो डायरेक्ट सम रहेगा उसको डिनोट किया जाएगा इस तरीके से, डिनोट करेंगे V इक्वल्स टू W1 प्लस W2। अब ये प्लस जो इन सर्कल प्लस है थी, इसे या तो डायरेक्ट सम बोले या तो बोले इन सर्कल प्लस बोले। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज a sum of n element of W1 and n element of W2, यानी कि V के हर एक एलिमेंट को W1 और W2 के एक एक एलिमेंट के प्लस के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके, तब उसे कहा जाएगा कि ये क्या है, डायरेक्ट सम है। जैसे कि हमने लीनियर सम में पढ़ा था, है ना। जैसे मान लो 10 को अपन ने लिख दिया ऐसा, 10 को लिख दिया 6 + 4, तो ये तो हो गया क्या, एक तरीके से लीनियर सम हो गया, क्योंकि इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। जैसे मान लो इसी को लिख दिया 3 + 7, तब भी 10 हो जाएगा। और अगर लिख दिया 6 + 4 की जगह पे 4 + 6 लिख दिया, तब भी 10 हो जाएगा। अगर इसको 2 + 8 लिख दिया जाएगा, तब भी 10 हो जाएगा। तो 10 को एक्सप्रेस करने के ये कई सारे तरीके हो गए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इसको रिप्रेजेंट करने का केवल और केवल एक ही तरीका हो, एक से ज्यादा तरीका ना हो, तब हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट सम है। ओके। तो डायरेक्ट सम का मतलब क्या हो गया, अगर सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, तब उसे क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट सम कहा जाएगा। ठीक है। और अगर डायरेक्ट सम रहता है तो यहाँ पे हम कहते हैं इन दिस कंडीशन W1 एंड W2 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस। तो इस कंडीशन में दोनों सब स्पेसेस को क्या कहा जाता है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस हैं। अब डायरेक्ट सम पढ़ा तो डायरेक्ट सम पर बेस्ड थ्योरम भी कर लेते हैं। और ये थ्योरम कहता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस टू बी डायरेक्ट सम of its subspaces W1 and W2 that V equals to W1 plus W2 and intersection of W1 and W2 is only zero vector। मतलब हमें अब बताना है कि अगर क्या द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, W1 और W2 डायरेक्ट सम होंगे V के, तो उसकी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि V पहले W1 और W2 का लीनियर सम हो और दूसरा इनका क्या हो, इंटरसेक्शन 0 हो। तो चूंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इसलिए बोथ डायरेक्शन में इसको प्रूफ करेंगे। पहले हम मानेंगे कि ये डायरेक्ट सम है, तो हम ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हुआ बताएंगे, और फिर मानेंगे ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, तो बताएंगे ये डायरेक्ट सम है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस थ्योरम को। पहले करते हैं नेसेसरी कंडीशन को, मान लेते हैं V डायरेक्ट सम है इसके सब स्पेसेस W1 एंड W2 के, यानी कि V को हम लिख सकते हैं W1 इन सर्कल प्लस W2। और डायरेक्ट सम का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ V इज यूनिकली expressed as a sum of an element of W1 and an element of W2। इसका मतलब ये हो गया कि V के जितने भी वेक्टर्स रहेंगे
उनको W1 और W2 के एक एक एलिमेंट के सम के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है प्लस के फॉर्म में, तो पर्टिकुलरली अगर मान लें पर्टिकुलर केस लेकर के कि एवरी एलिमेंट ऑफ V is expressed as a sum of an element of W1 and an element of W2। अगर मान लो ऐसा लिखा ही जा रहा है कि 10 को हम 6 + 4 लिख सकते हैं, तो चाहे ये यूनिक हो, चाहे ये अगर पर्टिकुलर केस लेकर के चल दें, तो इसका मतलब 10 को लिख तो रहे हैं दोनों वेक्टर स्पेस, दोनों सब स्पेसेस के एलिमेंट के प्लस के फॉर्म में। इसका मतलब हुआ कि V = W1 + W2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 W1 का हो गया और 4 क्या हो गया, W2 का हो गया। तो इसका मतलब हम V के एलिमेंट को W1 का एलिमेंट प्लस W2 के एलिमेंट के प्लस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ओके, इसका मतलब एक पार्ट हो गया उसका कंप्लीट कि क्या V = W1 + W2 लिखा जा सकता है। देन इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तो हमें W1 इंटरसेक्शन W2 0 बताना है। तो मान लेते हैं हम कि कोई नॉन जीरो वेक्टर है, क्या मान लेते हैं, अल्फा कोई नॉन जीरो वेक्टर है जो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। अब अगर अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है और इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो बताइए यहाँ से अगर अपन रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, अल्फा अगर इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो अल्फा W1 में भी बिलोंग करेगा और अल्फा जो है W2 में भी बिलोंग करेगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा को हम अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन वाली डेफिनेशंस का यूज करते हुए चलें, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा को हम कैसा लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा + 0, है ना, क्योंकि 0 क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है तो अल्फा पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जहाँ पे अल्फा W1 में बिलोंग करेगा और 0 कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में बिलोंग करेगा। ऐसे ही अल्फा को हम 0 + अल्फा भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी W1 में भी बिलोंग करेगा और अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि which shows that a non-zero vector alpha belongs to V has been expressed in 2 different ways, है ना। इसका मतलब देखो यहाँ पर हमने यहाँ डायरेक्ट सम की डेफिनेशन ली है, लेकिन अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ चलते हैं तो केवल यूनिकली एक ही वे होना चाहिए इस अल्फा को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन यहाँ पे इस अल्फा को रिप्रेजेंट करने के कितने वे हो गए, डबल वे हो गए, है ना। 2 तरीके से वे इसको रिप्रेजेंट हम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा को रिप्रेजेंट करने का W1 और W2 के एलिमेंट्स के प्लस के फॉर्म में 2 वे हो गए, है ना, 2 तरीके हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम डायरेक्ट सम की डेफिनेशन का यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि V जो है W1 और W2 का एक क्या है, डायरेक्ट सम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अल्फा हमने नॉन जीरो माना है वो नॉन जीरो नहीं होगा, ये केवल जीरो वेक्टर ही ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन हो सकता है। क्योंकि अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर अगर हम मानते हैं कॉमन में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के अपने पास कितने तरीके हो जाते हैं, 2 तरीके हो जाते हैं, और इन 2 तरीकों के होने के कारण से डायरेक्ट सम की डेफिनेशन यहाँ पे ट्रूली होल्ड नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल 0 वेक्टर आएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों कंडीशन प्रूफ कर दी कि V को W1 + W2 लिख सकते हैं और W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल 0 वेक्टर आएगा। ये हो गई फॉरवर्ड कंडीशन। नेक्स्ट आते हैं सफिशिएंट कंडीशन, करते हैं डिस्कस। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, हम मान लेंगे W1 और W2 कोई 2 सब स्पेसेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V के, और ये 2 सब स्पेसेस इस तरीके से हैं कि V को W1 + W2 की तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है और इन दोनों में जो कॉमन वेक्टर है वो केवल 0 वेक्टर है। तो हमें बताना है कि डायरेक्ट सम है ना, V W1 और W2 का क्या है, डायरेक्ट सम है। और ये प्रूफ कब कर पाएंगे अपन, पहला तो हम ये बता दें कि V के वेक्टर्स को W1 और W2 के वेक्टर्स के लीनियर
के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा हम ये बता दें कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इनका वो यूनिक होगा। तो देखिए करते स्टार्ट। पहली कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, है ना, पहली कंडीशन जो दी हुई है कि हम v को लिख सकते हैं W1 प्लस W2 के जैसा। अगर इस कंडीशन को हम ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ v इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ n एलिमेंट ऑफ W1 एंड n एलिमेंट ऑफ W2। तो इस कंडीशन से ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम यहाँ से देखें तो v के हर एक वेक्टर को W1 और W2 के वेक्टर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से यूनिकनेस का तो नहीं बता रहे हैं अभी, बस हम ये बता सकते हैं कि अगर W1 प्लस W2 के वेक्टर को प्लस कर रहे हैं तो हमें V का वेक्टर हमें मिल जाएगा, यानी कि V के हर एक वेक्टर को W1 प्लस W2 के वेक्टर्स के प्लस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम बताएंगे यूनिकनेस। और जब भी दुनिया में कहीं भी किसी थ्योरम में यूनिकनेस बतानी रहेगी तो क्या करेंगे, हम दो मान लेंगे, है ना, कहेंगे ये दो है। तो मान लेते हैं अल्फा कोई वेक्टर है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना दो है। एक इसको लिख सकते हैं अल्फा को α1 प्लस α2, और दूसरा हम इसी अल्फा को लिख सकते हैं β1 प्लस β2। पहले तो मान लेते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन एक α1 प्लस α2 है, दूसरा अल्फा का ही रिप्रेजेंटेशन है जहां पर इसको अल्फा को लिख सकते हैं β1 प्लस β2, है ना। दो वेक्टर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये जो फालतू की चीजें लिखी हुई इसको ध्यान मत दो, है ना। तो अल्फा का दो रिप्रेजेंटेशन हमने मान लिया, एक हो गया α1 प्लस α2, एक हो गया β1 प्लस β2। अब हम आगे चल के इसको बता देंगे कि α1 β1 के इक्वल है और α2 β2 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो तो सीधे सीधे लेफ्ट साइड तो अपन को सेम दिख रहा है ना। अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। अगर राइट साइड भी सेम होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, α1 प्लस α2 इक्वल्स टू β1 प्लस β2। अब 1 1 वाले को एक तरफ कर दो और 2 2 वाले को एक तरफ कर दो। तो इसका मतलब α1 माइनस β1 इक्वल्स टू β2 माइनस α2। अब कहेंगे कि अगर W1 एक सब स्पेस है ना, समझना ध्यान से इस स्टेप को, क्योंकि यहाँ तक तो कर लोगे इक्वेशन नंबर 1 तक, यहाँ से प्रॉब्लम आएगी, है ना। क्या है, W1 एक सब स्पेस है। सब स्पेस है तो अगर α1 β1 बिलोंग करता है W1 में तो इसका मतलब α1 माइनस β1 भी W1 में बिलोंग करेगा। ओके, है ना, क्योंकि सब स्पेस है इसलिए बिलोंग करेगा। क्योंकि हमने सबसेट में शायद पढ़ा है, सबसेट में पढ़ा है हमने कि अगर हम सब ग्रुप में पढ़ा है हमने कि अगर A माइनस बी बिलोंग करता है H में तब वो सब ग्रुप बनता है। ठीक है, और इसका मतलब अगर दो एलिमेंट बिलोंग करें तो उनका डिफरेंस भी बिलोंग कर जाएगा उस सब स्पेस में। फिर आगे चलते हैं, β2 α2 W2 में बिलोंग करता है, इसका मतलब β2 माइनस α2 ये W2 में बिलोंग करेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में आ जाएं तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें एक तरफ दिख रहा α1 माइनस β1 और दूसरी तरफ हमें मिल रहा है β2 माइनस α2। एक तरफ तो हमें W1 का एलिमेंट मिल रहा है, एक तरफ तो हमें W2 का एलिमेंट मिल रहा है, और दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, है ना। दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब ये कहाँ बिलोंग कर रहे हो, इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हो। कहाँ बिलोंग कर रहे हो, ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हो, तभी ये इक्वल आ सकते हैं। और अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं तो इनके इंटरसेक्शन में केवल क्या हो सकता है, जीरो वेक्टर हो सकता है। अगर ये केवल जीरो वेक्टर ही है दूसरी वाली कंडीशन में कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो अगर इंटरसेक्शन में केवल जीरो वेक्टर हो रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हमारे पास α1 माइनस β1 भी आ रहा है और β2 माइनस α2 भी आ रहा है। इसका मतलब α1 माइनस β1 जीरो के इक्वल होगा, इसका मतलब α1 β1 के इक्वल होगा। दूसरा β2 माइनस α2 ये भी जीरो के इक्वल होगा और इसका मतलब β2 और α2 दोनों क्या हो गए, सेम। यानी कि हमने अल्फा के दो रिप्रेजेंटेशन माने और
दोनों के जो वेक्टर्स थे वो सेम टू सेम आ गए, और अगर सेम टू सेम आ गए इसका मतलब वो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, यूनिक है। और अगर रिप्रेजेंटेशन यूनिक है तो हम बोलेंगे V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, और ये थ्योरम हो जाएगी एंड। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, जिसमें हमें बताना है, मतलब हमारे पास वेक्टर्स दिए गए हैं, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन कल हमने समझी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या करना है, एक वेक्टर है 1 2 3 और इसको 1 1 1 2 -1 1 और 1 -2 5 इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और अगर हम बात करें लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन में कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर अल्फा बिलोंग करता है वी में, और कोई सबसेट है वी का एस, जिसके पास वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन, तो अगर हमें स्केलर्स a1 a2 एंड सो ऑन an इस तरीके से मिल जाएं कि अल्फा को हम लिख पाए कैसा, a1 अल्फा 1 प्लस में a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस में an अल्फा n, तब हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा का कौन से वेक्टर्स का है, के साथ में ए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के साथ में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं 1 1 1 2 -1 1 और 1 -2 और 5, और इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके हमें इस वेक्टर को एक्सप्रेस करना है। तो हम फटाफट अपने मन से मान लेंगे कि ये 1 2 3 जो दिया हुआ है, कोई सा वेक्टर मान लो, अल्फा है, और इसे कह देते हैं ये अल्फा 1 है, इसे कह देते हैं हम अल्फा 2 है, और इसे कह देते हैं अल्फा 3 है। तो अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमारे पास हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास स्केलर्स a1 a2 a3 इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट हम अल्फा इक्वल्स टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो a1 अल्फा की जगह पे तो 1 2 3 है हमारे पास, और अल्फा 1 की जगह पे हमारे पास है 1 1 1, तो हमारे पास 1 2 3 कैसा आ गया, a1 और फिर ये वेक्टर, फिर a2, फिर ये वेक्टर, फिर a3 ये वेक्टर। अब इनको हम जब प्लस करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, इस a1 को अंदर भेज देंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 है तो a1 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 हो जाएगा, और ये 2 -1 1 है तो क्या आ जाएगा, 2 a2 माइनस में a2 और a2 आ जाएगा। इस a3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या आ जाएगा, a3 माइनस में 2a3 और फिर 5a3, ऐसा हो जाएगा। जब इनको प्लस करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं, यानी कि a1 यहाँ से, 2a2 यहाँ से और a3 यहाँ से, तो फर्स्ट एलिमेंट ये मिल जाएगा हमें, a1 प्लस में 2a2 प्लस में a3। देन इसके बाद सेकेंड एलिमेंट पता करना है, तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ के प्लस कर लो, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट में a1 माइनस में a2 और माइनस में 2a2 2a3, तो आप अपने पास ये एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस में a2 और प्लस में 5a3 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से गलती से नोट्स में यहाँ प्लस लिखा गया, ये प्लस नहीं रहेगा, है ना, कॉमा रहेगा यहाँ पे, बस प्लस नहीं है ये। और इधर 1 2 3 हमारा चल ही रहा है, तो हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, यानी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड के इक्वल, थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड के इक्वल, ऐसे हम इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास तीन इक्वेशन बन के आ जाएगी। एक इक्वेशन है a1 प्लस 2a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन है a1 माइनस में a2 माइनस में 2a2 इक्वल्स टू 2, और थर्ड इक्वेशन है a1 प्लस a2 प्लस 5a3 इक्वल्स टू 3। तो ये तीन इक्वेशन हो गए हैं। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a1 की वैल्यू पता करनी है, a2 की वैल्यू पता करनी है और a3 की वैल्यू पता करनी है।
ओके। अच्छा, आसान सा काम है। देखो एक तरीका तो ऐसा कर सकते हैं अपन, कौन सा तरीका ले सकते हैं, यही वाला तरीका अपन सॉल्व कर ले, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को ले, इस इक्वेशन को ले, इस इक्वेशन को ले, इस पे एलिमिनेशन लगाएं या सब्स्टिट्यूशन लगाएं और सॉल्व करके a1 a2 और a3 की वैल्यू लेके आ जाएं। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, अगर आप सॉल्व कर पाए तो, है ना, या आपको सॉल्व करते आता हो तो क्या तरीका है वो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और इसको सॉल्व कर दें, है ना। तो देखो तरीका जो दोनों ही तरीके रहेंगे, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा, एकदम आसान सा नहीं रहेगा। जैसे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 2 1, और कितना आ जाएगा 1 -1, और क्या आ जाएगा माइनस का 2, फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे जो स्केलर्स आएंगे वो क्या, सॉरी, हाँ, जो स्केलर्स आएंगे वो क्या है, a1 है, a2 है और a3 है, और इसके इक्वल में कितना है, 1 2 3 है। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था उस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आता है वो क्या आता है, ये 1 1 1 और 2 -1 और 1 और 1 2 माइनस का और कितना 5। इसके साथ में हम क्या करते हैं, इस बी मैट्रिक्स को भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1 2 और 3 ऐसा लिख लेते हैं। और इसका सबसे पहले पता करते हैं रैंक क्या होगा। सबसे पहले क्या पता करते हैं, रैंक क्या होगा। इस मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। इस मैट्रिक्स को एक्स बोलते हैं और इस मैट्रिक्स को बी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और सी और बी को अगर अपन मिला देते हैं तो बनता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, देखो एक तरीका तो यहाँ पे सॉल्व है कि हम क्या करें, यहाँ से इस वाले इक्वेशन से, जो थर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन से a1 की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अपन सेकेंड इक्वेशन में भी रख देंगे और फोर्थ इक्वेशन में भी रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट होके दो वेरिएबल का ही बचेगा, दो वेरिएबल यहाँ पे, और मैंने सॉल्व भी नहीं कर रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर इस तरीके से करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में तो कैसे सॉल्व होगा, इस तरीके से लिख देंगे, कहेंगे अब इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं अपन, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे R2 टेंडिंग टू R2 माइनस में R1, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस में R1, ऐसे कर देंगे सॉल्व। और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी, पहले वाले रो में कुछ भी चेंज नहीं कराती है, ऐसा कैसा आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और फिर क्या आ जाएगा, -1 में से -2 तो माइनस का 3 हो जाएगा, -2 और -1 होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, फिर 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से और 0 बनाना है। तो देखो अगर R3 को 3 टाइम करके R2 में ऐड कर दिया जाए, है ना, इस वाले में, तो ये 1 है माइनस का, इसमें से माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 बन सकता है। तो कह दो R2 टेंडिंग टू R2 माइनस में 3R3। तो पहले वाले तो में तो अपन ने कुछ भी चेंज नहीं करा है, तो फर्स्ट रो तो ऐसा आ जाएगा 1 2 1 और यहाँ पे 1, और सेकंड में अपन क्या करें, 0 बनाने की कोशिश करें तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन इधर -3 है और 3 टाइम माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है और इसमें से माइनस हो रहा है 2 का 3 टाइम, यानी कि माइनस में 6, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और फिर ये वाला हो तो ऐसा ही माइनस माइनस में 1 और 4 और कितना 2, एज इट इज ये आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखो अपने पास ये थोड़ा जो है ऐसे फॉर्म में आ गया है। अब फिर से अपन क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो क्या आ गया, देखो यहाँ से आ गया 1 2 1, ऊपर वाला रो तो ऐसा कैसा ही है, ऊपर वाला रो तो ऐसा कैसा ही है, 1 2 1, और यहाँ पे कितना है
अच्छा यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। और फिर 0 है, माइनस का कितना है, माइनस का 5 है, माइनस का 15 है, माइनस का ये 15 है। और फिर ये क्या है, 0 है और कितना है, -1 और 4 है। अरे यार, -1 और 4 है। और यहाँ पे क्या आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा और इक्वल्स टू में अपने पास कितना चलेगा, 1 -5 और 2। यहाँ से इक्वल्स टू में 1 -5 और 2 ये आ जाएगा। यहाँ से अगर अपन इक्वेशन बनाते हैं तो एक इक्वेशन तो ऐसा आ जाएगा, A1 + 2A2 प्लस में A3 = 1, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस में A3 = कितना, माइनस का 5, सॉरी माइनस का 15 A3 आएगा, है ना। देखो A1 का 0 में मल्टीप्लाई तो 0, A2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, A3 का माइनस का 15, तो माइनस में 15 A3 = क्या आ जाएगा, माइनस का 5। और नेक्स्ट आएगा माइनस में A2 प्लस में 4 A3 = 2। यहाँ से आप अगर A3 की वैल्यू निकालेंगे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, A3 की वैल्यू 1/3 आ गई यार, सही है। यहाँ से अगर हम A3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A3 की वैल्यू आ जाएगी 1/3, क्योंकि यहाँ 3 A3 के मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे डिवाइड में चला जाएगा। A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। यहाँ पे रख दो तो माइनस में A2 प्लस में कितना है, 4 × 1/3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको उधर भेज दो तो माइनस में A2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस में कितना, 4/3। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 - 4/3, ये माइनस में A2 की वैल्यू है। और माइनस में A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। इसका मतलब A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 2/3, ऐसी। अब A1 और A2 की, सॉरी A2 और A3 की वैल्यू यहाँ पे जाके रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू है ना, यहाँ पे जाके रख देंगे, तो A1 की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। A2 की वैल्यू मैंने सॉल्व करके आपको बता दी कितनी आई है, 2/3। और A3 की वैल्यू कितनी आई, 1/3। तो ये कोई वेक्टर है अल्फा, A1 अल्फा 1 प्लस में A2 अल्फा 2 प्लस में A3 अल्फा 3, ये ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन था। तो A1 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, 2 लिख दिया यहाँ पे। A2 की वैल्यू माइनस में 2/3 आई, तो माइनस में 2/3 लिख दी। A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, तो ये 1/3 लिख दिया। तो ये हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 2 3। नेक्स्ट डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग ए सबसेट। नाम से ही क्लियर है, कोई सबस्पेस जो एक सबसेट, मतलब एक सबसेट को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वाला सबस्पेस, है ना। नाम मतलब नाम से ही क्लियर हो गई सारी चीजें, कोई सबसेट रहेगा, उस सबसेट को कंटेन करने वाला ऐसा सबस्पेस जो सबसे छोटा हो, है ना। उस सबसेट को कंटेन करने वाले बहुत सारे सब स्पेस रहेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कहा जाएगा। तो देखिए, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस एंड S बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट। A subspace W of V is said to be smallest subspace containing S if W is contained in every subspace containing S, है ना। कहा गया कि W स्मॉलेस्ट कहलाएगा अगर अदर कोई सबस्पेस एग्जिस्ट करता हो जो कि इसको कंटेन करता हो, तो वो उन सभी का क्या हो, सबसेट हो। यानी कि अगर मान लो कि अपने पास ये कोई वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस में ये कोई सबसेट है S, और इसको कंटेन करने वाला ये W है, तो बाकी जितने भी सबसेट सब स्पेस एग्जिस्ट करें वो सब स्पेस इससे क्या हो, वो सभी क्या हो, इससे क्या हो, ग्रेटर देन हो, इससे ज्यादा बड़े हो ना, ऐसे हो। तो जो सबसे छोटा रहेगा यानी कि ये वाला, इसे कहा जाएगा स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है इसमें कि इन दिस कंडीशन सबस्पेस W इज कॉल्ड सबस्पेस जनरेटेड बाय S।
और इस कंडीशन में एस को कहा जाता है ऐसा सब स्पेस जो कि क्या कर रहा है, एस के द्वारा जनरेट हो रहा है, या फिर इसे बोलते हैं कि सब स्पेस जो कि एस से स्पान हो रहा है। स्पान हो रहा है या जनरेट हो रहा है, बात एक ही है, ठीक है। आल्सो द सब स्पेस W इज द इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसिस कंटेनिंग S। और भी अगर हम समझें तो ये जो सब स्पेस है ना, सबसे छोटा वाला, है ना, ये क्या होगा, सारे सब स्पेसेस के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि सबसे छोटा यही है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं तो कॉमन वही आएगा जो सबसे छोटे में है, ठीक है। ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। तो इसके बाद आ जाएगी डेफिनेशन, लीनियर स्पान ऑफ अ सेट। किसी सेट का लीनियर स्पान क्या होता है? तो लीनियर स्पान होता है कि मान लो कि V ओवर F कोई एक वेक्टर स्पेस है और इसका कोई सबसेट है S, ठीक है। S V का कोई सबसेट है। कहेंगे द स्पान ऑफ एस इज डिनोटेड बाय एल एस। एस का जो स्पान होता है उसको एल एस से डिनोट करते हैं और डिफाइन किया जाता है, एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एस। और डिफाइन किया जाता है आज जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं एस के सबसेट्स का, तो उसे उस फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। और इसको लिखा इस तरीके से जाता है कि एल एस इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है जहाँ पे A1 A2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स रहेंगे फील्ड के, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n रहेंगे एलिमेंट्स ऑफ एस के, है ना। यानी कि एल एस क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट है जो कि एस के सबसेट से बनाया गया है। तो इसे क्या कहा जाता है, एल एस कहा जाता है, ठीक है। वी कोई वेक्टर स्पेस है, एस उसका सबसेट है, एस के पास अल्फा 1 अल्फा 2 मान लो अल्फा n एलिमेंट्स है। तो अगर जितने भी इनके एलिमेंट से पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनका सेट बना दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है लीनियर स्पान ऑफ अ सेट कहा जाता है, यानी एल एस से डिनोट किया जाएगा इसको। ओके, देखिए नेक्स्ट सम है, सो दैट द सेट W of the elements of the form x plus 2y, y minus x plus 3y, where xy belongs to R is a subspace of V3R। हमें बताना है इस तरह के जो एलिमेंट्स रहेंगे, इस तरह के वेक्टर्स का जो सेट रहेगा वो V3R का एक सब स्पेस रहेगा। और सब स्पेस के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, A अल्फा प्लस B बीटा। तो मान लेते हैं W कोई सबसेट है, कोई सेट है जिसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, x प्लस 2y, y माइनस एक्स प्लस 3y, इस फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। तो हम बोल देते हैं अपने मन से कि A और B कोई स्केलर्स हैं और अल्फा और बीटा कोई वेक्टर्स हैं W के। तो जहां पर ये जो अल्फा है वो है x1 प्लस 2y1 y1 माइनस x1 प्लस 3y1, और जो बीटा है वो है x2 प्लस 2y1, और दूसरा क्या है y2 है, और यहाँ माइनस x2 प्लस में 3y2 है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे y2 है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं अपन। तो अगर चलिए देखिए, तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करता है। तो हमने ले लिया ए अल्फा प्लस बी बीटा, देखते हैं कहाँ का एलिमेंट आएगा। देखो अगर W की बात करें, W में कब बिलोंग करेगा वो ए अल्फा प्लस बी बीटा, अगर इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा तो हम कोशिश करते हैं, देखते आएगा इस फॉर्म में कि नहीं आएगा। तो हमने A बाहर रखा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास इतनी है x1 प्लस 2y1 y1 और माइनस x1 प्लस 3y1, और B को बाहर और बीटा की वैल्यू हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, ये A1 का मल्टीप्लाई अंदर जाएगा और A1 का मल्टीप्लाई इन सभी में होगा, इसमें भी A का मल्टीप्लाई, इसमें भी A का मल्टीप्लाई और इसमें भी A का मल्टीप्लाई, ऐसे B का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट जो स्टेप मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, A का मल्टीप्लाई यहाँ पे, A का मल्टीप्लाई यहाँ पे, A का मल्टीप्लाई यहाँ पे, सेम एज इट इज B का भी मल्टीप्लाई तीनों एलिमेंट में हो जाएगा इसके। फिर आगे चलते हैं, A का मल्टीप्लाई x1 में होगा तो ax1, फिर 2ay1, फिर ay1 माइनस में ax1 और प्लस में 3ay1, ऐसे bx2 और फिर 2by2 और फिर by2,
फिर माइनस में bx2 और कितना ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया अपन ने। अब क्या करेंगे हम, देखो अब हम ये करेंगे कि इसमें x1 है ना, और इसमें y1 है, इनको साथ में कर लेते हैं। जिसमें जिसमें मतलब अपन को सेम सेम एलिमेंट मिल रहा है उनको एक साथ कर लेते हैं। तो देखो इसको एक साथ कर लिया और इसको एक साथ करेंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को साथ करेंगे, सेकंड वाले को साथ करेंगे, थर्ड वाले को साथ करेंगे। तो क्या आ जाएगा इनको, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, क्या आ जाएगा अपने पास ax1 + 2y1 के साथ में bx2 + 2by2। ऐसे यहाँ पे ay1 है, यहाँ by2 है, तो क्या आ जाएगा ay1 + by1/2। फिर इसके प्लस में इसको लिख देंगे, मतलब ये इतना आ जाएगा अपने पास। फिर क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ से इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट को साथ में ले लिया, यानी कि ax1 + bx2 को साथ में कर लिया। इसमें और इसमें 2 कॉमन होगा, 2 को बाहर रख दिया, तो ay1 + by2 आ गया। फिर इसके बाद ay1 + by2 एज इट इज रहने दिया, और इसमें जो माइनस वाले टर्म थे, इसमें जो माइनस वाले टर्म थे, जैसे ये और ये माइनस वाला टर्म था, तो इसके माइनस को कॉमन करके ऐसा लिख दिया, और जिसमें माइनस नहीं था इसको 3 कॉमन करके ऐसा लिख दिया। अब अगर हम यूं बोल दें, क्या बोल दें कि ये जो एलिमेंट है ये x3 है, और ये जो एलिमेंट है ये y3 है, 2 से मल्टीप्लाई तो ऐसा आ जाएगा। ऐसे ये वाला एलिमेंट y3 बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट x3 बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट y3 बन जाएगा। जहाँ पे x3 की जो वैल्यू है वो है ax1 + bx2, और जहाँ पे y3 की जो वैल्यू है वो है ay1 + by2। तो अगर हम इस फॉर्म को कंपेयर करें अपन w वाले फॉर्म में, तो देखो क्या आता है w में आता है कैसा एलिमेंट x + y, x + 2y और y, है ना, फिर -x और 3y। तो यहाँ पे इस फॉर्म से कंपेयर करो तो वैसा कैसा आएगा, x + 2y, y -x और कितना प्लस में 3y। तो उसी फॉर्म का है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, w में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेके चले थे क्या क्या, a और b फील्ड से लेके चले थे, अल्फा बीटा सबसेट से लेके चले थे। हमने ये प्रूफ कर दिया a अल्फा + b बीटा कहाँ बिलोंग करता है, w में बिलोंग करता है। और अगर w में बिलोंग करता है तो ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा V3R का। तो इस तरीके से ये सब स्पेस प्रूफ हो गया।